हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी। आज हम करने वाले हैं 9 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है ये, अध्याय तीसरा। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहले चैप्टर की हमने 2 वीडियो बनाई थी और ये चैप्टर नंबर 3 है, इसकी भी हम 2 ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि मैंने कल जो सेकंड चैप्टर करवाया था कंप्लीट एक ही वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने या फिर किसी ने भी उसको पूरा जो है वीडियो को कंप्लीट देखा होगा, और अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो कोई फ़ायदा भी नहीं है देखने का, एनसीईआरटी पढ़ने का। इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। तो इसकी मैं जो है हाफ़ वीडियो ही बनाऊंगी और हाफ़ वीडियो आपको शाम को ही मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी। तो वो हाफ़ आप दोबारा से शाम को कर लेना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर का नाम तो सभी ने सुना होगा और ये है हिटलर की फ़ोटो। आप इसको देख लो, हिटलर की फ़ोटो। और ये आज हम पढ़ेंगे नाथसीवाद क्या है और हिटलर क्या है। नाथसीवाद एक पार्टी का नाम है जो कि हिटलर के समर्थक हैं। हिटलर की समर्थक और जो हिटलर का साथ देने वाले हैं, उन्होंने उस पार्टी का नाम नाथसीवाद रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, 1945 के वसंत में हेलमुट नामक जो 11 वर्ष का एक जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे हुए कुछ सोच रहा था, तभी उसने अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। हेलमुट जो है कान लगा करके उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश करने लगा। वह गंभीर स्वर में किसी मुद्दे के ऊपर बहस कर रही थी। हेलमुट के पिता एक जाने माने क्या थे, चिकित्सक थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराए हुए स्वर में कह रहे थे कि अब जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र शामिल होंगे। मित्र राष्ट्र जो है वो हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि हमने अपाहिज व यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के साथ पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलने कूदने में बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है, और जब उसके पिता की खून सी सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ भी हुआ था, उससे उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कोर भी नहीं खा पाया। क्योंकि उसे ये डर सताता था कि कहीं उसकी माँ उसको जहर न दे दे। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता नाथसी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे, यानी कि उसका साथ देने वाले थे। आप में से कई बच्चे नाथसियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था, और आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवा दिया था। लेकिन नाथसीवाद जो है सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। क्या? नाथसीवाद। आइए समझने की कोशिश करेंगे कि नाथसीवाद का मतलब क्या है, और इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की और वे किस चीज़ से डरे हुए थे। ये रहे नए शब्द, मित्र राष्ट्र। देखिए, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में था, और फिर 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए थे। कौन कौन? ब्रिटेन और फ्रांस के साथ सोवियत संघ और अमेरिका। उन्होंने ध्रुवीय शक्तियों यानी कि जर्मनी, इटली और जापान को जापान का मिलकर सामना किया था। उन्होंने जर्मनी, इटली और जापान का। मित्र राष्ट्रों यानी कि मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोएब्बल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। ये हिटलर की कहानी दी गई है कि उन्होंने किस तरह से आत्महत्या की थी, लेकिन हिटलर की पूरी कहानी जो है हम आगे पढ़ेंगे। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों या फिर युद्ध अपराधों के लिए नाथसी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। युद्ध के दौरान जो जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए और उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए थे, और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई थी।
क्या क्या उन्होंने कार्य की है, उनकी दुनिया भर में निंदा की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा था। किस वजह से? इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी थे, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 के करीब जर्मन नागरिक भी मार दिए गए थे। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए थे, जहां पर जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार देते थे। कहां पर? ऑस्विट्स जैसे कत्लखाने, जहां पर एक साथ कई लोगों को जहरीली गैस छोड़ के मार देते थे। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा दी थी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत ही छोटी थी। असल में जो हम मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत से लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसमें भी नात्सी जर्मनी के उदय में उसने ही जो है नात्सी जर्मनी के उदय में योगदान दिया है। जो लोग उस समय के कष्ट से गुजरे थे ना, उन्होंने ही जो है नात्सी जर्मनी के उदय में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। और ये अनुभव क्या था? सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर गणराज्य 20वीं शताब्दी की शुरुआत सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों, ये देखो मित्र राष्ट्रों जो जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां ये सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी और उनको अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी जो है ताकत मिली और आखिरकार यानी कि अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया, जिससे उनको काफ़ी ताकत मिली। और आखिरकार क्या हुआ? नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय व सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका जो है उपलब्ध करवाया था। और इसी सिलसिले में वाइमर में क्या हुआ था? एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया था। आगे देखिए, नई व्यवस्था में क्या हुआ? जर्मन संसद यानी कि राइक्सटाग के लिए जर्मन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए और तो सही थे सभी वयस्क नागरिकों का समान व सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह एक तो वह थी यानी कि जो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी था उसकी पराजय के बाद विजयी देशों ने उसके ऊपर कठोर जो है शर्तें थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत ही कठोर और अपमानजनक थी। मित्र राष्ट्रों के साथ हुई थी वर्साय में हुई शांति संधि। इसी संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग व 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। इतना भारी उनको नुकसान हुआ था जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में। जर्मनी की रही सही ताकत जो है खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी थी और युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। यानी कि युद्ध के दौरान जितना भी नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार किसको ठहराया? लास्ट में जर्मनी को। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा था। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। सभी ने मिलकर के जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया और जर्मनी ने किसको? वाइमर गणराज्य को। युद्ध का असर, युद्ध का क्या असर हुआ था?
इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया था। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया था। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। और वाइमर गणराज्य में जो है हिमायतियों ने मुख्य रूप से समाजवादी व कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी और पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा था। नवंबर के अपराधी कहकर के उनका खुलेआम मजाक उड़ाते थे। वाइमर गणराज्य के लोगों को क्या बोलते थे? नवंबर के अपराधी। इस मनोदशा को 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटना चक्कर के ऊपर गहरा असर हुआ था और पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज व राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। सबसे ज़्यादा जो है सिपाही जो थे उनको, यानी कि वो सिपाहियों की वजह से युद्ध हारे ना, इसलिए सिपाहियों से ज़्यादा आम नागरिकों को नहीं, सिपाहियों को ज़्यादा जो है इज्जत मिली थी नागरिकों की बजाय। और राजनेता और प्रचारक थे इस बात पर जोर देने लगे थे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर व मर्दाना गुणों का होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जगह जिंदगी का महिमा मंडल किया जाने लगा था। और लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे और वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस व दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते रहे और सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार व राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में क्या हुआ, सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था और उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। अगला पॉइंट है राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। नए शब्द यानी कि हर्जाना, किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना हर्जाना है। खंदक क्या है? युद्ध के मोर्चों पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। युद्ध में जो गड्ढे खोदकर छिपते थे ना सैनिक, उनको खंदक कहा था। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग जो है अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी थी। ये भीड़ किस लिए इकट्ठा है यहाँ पर? ये देखिए, स्पार्टकिस्ट लीग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य है। प्रेसियर चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज बर्लिन के सामने आयोजित रैली 1918 से 19 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था और राजनीतिक प्रदर्शन रोजाना की घटना बन चुकी थी। बहुत सारे शहरों में जो मजदूर और नाविकों की सोवियतें बनाई गई थी। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे जो है गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स एवं कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर के इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया था। किसने? समाजवादियों, डेमोक्रेट्स एवं कैथोलिक गुटों ने। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली थी। जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गई थी। कौन? समाजवादी और साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी दोनों के ही कट्टर दुश्मन बन गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे थे। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और ज़्यादा बल मिला और जर्मनी ने जो पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद जो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना था, और इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार जो है 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। कब? 1923 में। और इसके बाद में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया।
यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया था। यहाँ पर वेतन के भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे थे और 1923 में जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की ज़रूरत पड़ती थी। कागजी मुद्रा छापना स्टार्ट कर दिया था। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा था। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, यानी कि $1 कितने के बराबर? 24,000 के, जो कि जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई थी $1 की कीमत। इस तरह $1 ने खरबों मार्क मिलने लगे थे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर करके ले जाते हुए दिखाया गया है। सिर्फ एक पाव रोटी खरीदने के लिए गाड़ी भर करके नोट ले जाते थे। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको भुगतना पड़ा था? जर्मनी को। जर्मनी समाज क्या था? दुनिया भर में हमदर्दी का एक पात्र बनकर के रह गया था और इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। इस संकट को क्या नाम दिया गया था? अति मुद्रास्फीति। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका ने डॉस योजना बनाई थी। कौन सी योजना बनाई थी? डॉस। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा से तय किया गया। इसकी मदद के लिए सबसे पहले किसने हाथ आगे बढ़ाया था? जर्मनी की अमेरिका ने। मंदी के साल देखिए, सन 1924 से 28 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जे पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई थी। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे थे। आगे है 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में ही 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए और ये आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। 1929 से 32 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय जो थी केवल आधी रह गई थी। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था और किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया था। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था और 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या फिर वेतन की जो है काफ़ी गिर चुके थे उनका वेतन। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देते थे जो मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोलते थे। लिखी तख्ती गले में जो है लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते या फिर नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी कतार में खड़े थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल बन चुका था। रोजगार नहीं मिले थे तो अपराध करने के लिए भी तैयार हो गए थे। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये देखिए यहाँ पर लाइन में सोते हुए लोग दिखाए हैं। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को न तो वेतन की उम्मीद रहती थी न ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सिर छिपाने की जगह चाहिए होती तो उनके लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी व पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार जो थे ठप हो गए थे और छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब हो गई थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण के भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर के रह जाएंगे। ये हो सकता है
या तो हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े बड़े जो व्यवसाय थे वो संकट में थे। किसानों को एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पाने में असफल औरतों को भी दिल डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता या तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था और हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या थी अनुच्छेद 48, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने और नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। किसके जरिए? 48 के जरिए। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इसी दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, यानी कि आपातकाल लगाया गया और इस दौरान 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया। पर इन सारे नुस्खों के बावजूद भी संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वे उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज के ला रही थी। सर्वहाराकरण है, जो कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ? हमारा सेकंड पॉइंट है हिटलर का उदय। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद ही गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया। तो ये हिटलर ने शुरुआत की थी। सबसे पहले उसने भर्ती में शामिल होने के बाद क्या किया था? संदेशवाहक का काम किया। कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने बहुत कुछ तगमे भी हासिल किए थे। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसको हिला ही दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे ही समूह की सदस्यता ले ली थी, उसका सदस्य बन गया था। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। सबसे पहले उसने 1919 में क्या किया? जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन के ऊपर अपना नियंत्रण कायम कर लिया, उसको नियंत्रण में ले लिया और फिर उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, और बाद में उसी पार्टी को नात्सी कहा गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसी योजनाओं में वह असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था और लेकिन महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो गए थे और मजदूर बेरोजगार हो गए थे। मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देने लगी। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। 1932 तक आते आते ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसको 37% वोट मिलने लगे, यानी कि जो लोग बेरोजगार थे, मध्य वर्ग वाले नीचे आ गए थे, नीचे गरीब जो मजदूर वगैरह थे उनको भी डर सताने लगा था। तो उन्होंने इस डर से इस पार्टी का साथ दिया था और 1932 तक ये 37% हो गए थे। हिटलर जबरदस्त वक्ता था और उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिला करके रख देते थे। भाषण काफ़ी गजब का देता था। वे अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिरोध और जर्मन समाज को
खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वे देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ के जवाब देगा। इसलिए सब लोग उसके सम्मान करते थे। ये हिटलर है यहाँ पर लोगों को भाषण देते हुए, और देखिए कितनी जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, सैनिक। हिटलर द्वारा एसए और एसएस कतारों के सामने भाषण। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाज़ी सत्ता की भव्यता, ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती है। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर व प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों को परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, और ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसको मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए एक अवतार ले लिया हो, और एक ऐसे समाज को एक छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया था। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना व संस्थानों को भंग करने शुरू कर दिया था। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता आसान हो गया था। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, और इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। ये कैंप क्या थे, यहाँ साइड में दिया होगा, इसका मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था, और ये कंस्ट्रक्शन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे रहते थे। यहाँ पर इनको कैद किया गया था। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया, और लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसस लडोर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, बल्कि नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बना लिया था। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 3 मार्च 1933 को, और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया था। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों व ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित व व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस थे, स्टॉर्म ट्रूपर्स, ऐसे के अलावा गोस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस जो थी, एसएस जो थी अपराध नियंत्रण पुलिस, और सुरक्षा सेवा एसडी, उनका भी गठन किया गया। और इस नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए थे। इन्हीं की वजह से नाज़ी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई थी। गेस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे और किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दे सकते थे या फिर गिरफ्तार किया जा सकता था। उनको दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश व निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। पुनः निर्माण का क्या अर्थ है? हिटलर ने अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री होल्मर शौख्त को दी थी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए
100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फोक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली थी और 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया था। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा से कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया था। क्या नारा दिया था? लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ के 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया, एक जन एक साम्राज्य एक नेता, इसके नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया। ये नाम याद रख लेना और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया और इसी दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। यानी कि जो इंग्लैंड था उसकी नज़र में क्या था कि जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उसके पद से हटा दिया गया और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 को उसने पोलैंड के ऊपर हमला किया। फिर हिटलर ने सबसे पहला जो है युद्ध स्टार्ट किया था, कब कहाँ किया? सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला किया सबसे पहले, और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया था। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। किसने? जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय जो है संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर के ऊपर शिखर पर पहुंच गया था और अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने के ऊपर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह पर इंतजाम करता था, रहने की जगह का। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। ये हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसैनिक बमबारी की चपेट में आ गया, और जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों की आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से ज़्यादा पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, इसलिए युद्ध से बच रहा था। लेकिन वह लंबी समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ खत्म हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी के ऊपर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की एक कहानी है। तीसरा पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम 2 ही पॉइंट कर लेते हैं, या फिर शाम को आपको ये वीडियो मिल जाएगी। कल नहीं, शाम को ही आपको सेकंड पॉइंट की वीडियो भी मिल जाएगी। और सेकंड नहीं, इसमें 3-4 पॉइंट आगे, यानी कि हाफ चैप्टर ही किया है हमने अभी, बाकी का हाफ हम शाम को कर देंगे। शाम को आपको मिल जाएगी इसकी वीडियो। टेंशन मत लेना ज़्यादा कि कल मिलेगी या फिर मिलेगी नहीं।
क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से, और ज़्यादा बच्चे जो है लंबी वीडियो को ज़्यादा देखते भी नहीं हैं। वन लाइनर लेके आऊँगी ना, नोट्स लेके आऊँगी, वो मैं काफ़ी लंबे लंबे लेके आऊँगी। 1-1.5 घंटे की एक वीडियो होगी आपकी, वो जो है ज़्यादा जो है एक साथ ज़्यादातर सिलेबस कवर करके लेकर आऊँगी मैराथन की तरह, क्योंकि वो कई दिनों में ही आपको मिलेगी, डेली आपको नोट्स की क्लास नहीं मिलेगी। इसलिए ये तब तक आप NCERT कर लो 9th क्लास की और 10th की। 8 क्लास की 6 to 8 के मैं वन लाइनर लेके आ जाऊँगी आपके लिए, तो आपके कवर हो जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और नाथियों का विषय दृष्टिकोण ये हम शाम को करेंगे। शाम को आपको ये वीडियो मिल जाएगी 8-9 के आसपास, तो वीडियो को उस वक्त देख लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप PDF लेकर भी खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं कल।